हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास वाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन विकास चौधरी आरएस निःशुल्क यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो भी साथी जुड़े उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन, आप सभी का अभिनंदन। जैसे कि प्यारे साथियों, हमारी सीरीज चल रही एनसीईआरटी कक्षा 12 और उसमें हम लोग राजनीति विज्ञान की सीरीज चला रहे हैं। और राजनीति विज्ञान सीरीज की बात करें तो स्वतंत्र भारत में राजनीति हमारी सीरीज चल रही है। अब तक प्यारे साथियों 2 क्लासेस हो चुकी है। पहली क्लास यानी कि पहला पार्ट जिसका नाम राष्ट्र निर्माण के सामने चुनौतियां, दूसरा अध्याय एनसीईआरटी कक्षा 12 का जिसका नाम, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि दूसरे अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्यारे साथियों अध्याय 3, और अध्याय 3 जिसका नाम है आपके प्यारे साथियों नियोजित विकास की राजनीति। कौन सी राजनीति? नियोजित विकास की राजनीति। और आप लोग भली भांति जानते हैं, हम इस सीरीज एनसीईआरटी की सीरीज में पीवाईक्यू साथ साथ में प्यारे साथियों हम लोग करते हैं पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू के साथ साथ में हम लोग करते हैं आपके एमसीक्यू। क्या करते हैं? एमसीक्यू। उनकी हम लोग 360 एनालिसिस यानी कि संपूर्ण व्याख्यात्मक हल करते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है? संपूर्ण रिवीजन हो जाता है। दूसरा अध्याय था प्यारे साथियों एक दल के प्रभुत्व का दूर। कौन सा अध्याय था? एक दल के प्रभुत्व का दूर। तीसरा अध्याय नियोजित विकास की राजनीति। पहले प्यारे साथियों हम लोग इस शब्द को खोलेंगे कि नियोजन। नियोजन का तात्पर्य क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि नियोजन का तात्पर्य होता है प्यारे साथियों प्लानिंग। क्या करनी? प्लानिंग। किसी भी चीज की प्लानिंग करनी, किसी भी कार्य को उचित तरीके से करने के लिए रीति नीति का निर्धारण करना, उस कार्य की प्लानिंग कहते हैं। जैसे कि प्यारे साथियों आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, या तो सरकारी भर्ती की, या फिर कोई विद्यार्थी कक्षा 12 का जुड़ा तो वो कक्षा 12 में अच्छे मार्क्स लाने की तैयारी प्लान कर रहा है। अब अगर आप लोग अब से तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर अब से प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए मैं कह सकता हूं कि ठीक ठाक है। लेकिन आप लोग परीक्षा से 2 दिन पहले तैयारी करना सोचते हैं, या फिर प्लानिंग करना सोचते हैं, या फिर 1 महीने पहले तैयारी करना सोचते हैं, या फिर प्लान करना सोचते हैं, तो उस आप लक्ष्य या फिर उस गोल के ऊपर आप कभी नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों। तो प्रथम बात करें, हम लोग पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्र निर्माण के सामने चुनौतियां। देश आज़ाद हो गया, राष्ट्र निर्माण के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों की बात करें, एकता और अखंडता की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना। उसके बाद में कांग्रेस सरकार तीनों आम चुनाव में सत्ता में आती है, भारी बहुमत से आती है। ठीक है प्यारे साथियों। अब देश आज़ाद हो गया, देश में प्रथम आम चुनाव भी हो गए। देश के सामने, या फिर हम लोग बात करें अंतरिम सरकार के सामने, अंग्रेजों ने तो यह तक कहा था कि क्या आप लोग संविधान बना लेंगे, क्या आप लोग सत्ता चला लेंगे, क्या आप लोग सरकार बना लेंगे। आप लोगों को पता है, आप लोग ये भी भली बातें जानते हैं कि एक समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन वो सोना अंग्रेज लूट कर चले गए और हमारे पास में रहा केवल सोना। कौन सा? वो सोने वाला। मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूँ, विद्यार्थी कहते हैं सर हमारे याद नहीं रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। तो मैं उनको कहता हूँ कि 2 काम होते हैं, एक तो पढ़ना और एक पढ़ना। यानी एक तो पढ़ना, आप पढ़ाई करें तो आपको याद होंगे, और एक तो घर जाते ही आप पढ़ जाते हैं तो आपको कैसे याद होंगे। अंग्रेज वो सोना गोल्ड तो लेकर के चले गए थे लूट करके, और भारतीयों को क्या आपको सोना है, नींद लो, मस्त रहो कुंभकर्ण की तरह। तो अपने को ये काम नहीं करना है। तो भारत के सामने एक चुनौती थी कि किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित किया जाए, वापस से भारत को सोने की चिड़िया बनाई जाए। तो एक प्लान बनाना अति आवश्यक था, यानी नियोजित विकास की राजनीति। विकास की बात करें तो वैसे तो मेरा नाम भी विकास है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है डेवलपमेंट की। किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए, किस प्रकार से प्रोग्रेस की जाए, किस प्रकार से हमारे अंदर गतिशीलता आए। यानी विकास से तात्पर्य अपन कह सकते हैं कि अपने अंदर या फिर हमारा सर्वांगीण विकास होना, चाहे हम लोग बात करें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस प्रकार की राजनीति इस अध्याय में प्यारे साथियों हम लोग पढ़ेंगे। और जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने पहले वाली 2 क्लासेस अगर नहीं देखी है तो ये क्लासेस आपको ढंग से समझ में नहीं आएगी। समझ में प्यारे साथियों इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि दोनों क्लासें को रिलेटेड है, यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी श्रेणी क्रम है। अगर पहले अध्याय पहली सीढ़ी को हम पार करेंगे तभी दूसरी सीढ़ी हम लोग आसानी से चढ़ पाएंगे। तो अभी भी वक्त है, आप लोग दोनों क्लासेस को जाकर के देख लीजिए, साथ में नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया और कई शब्द, कई ऐसे प्रश्न आपको नोट डाउन करने से समझ से आ गई, तो
तो कई विद्यार्थियों को मैंने उनके पास में PDF भी भेजी। आप लोग भी इन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, ऐसे नहीं है कि मैं सीधे PDF भेज दूंगा। अगर आप लोगों ने शिद्दत से मेहनत की है, शिद्दत से क्लास को देखी है, शिद्दत से आपने सोर्स नोट्स बनाए, उन्हीं विद्यार्थियों को मैं ये PDF भेजूंगा। और इस PDF के साथ साथ में विद्यार्थियों की कई मांग ये भी थी, कुछ चीज़ें मैंने भी देखी कि अपन कितनी भी मेहनत करते हैं ना, तो कुछ न कुछ फैक्ट पीछे रह ही जाते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए जो शिद्दत से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैं PDF के साथ साथ में PPT और उनके लिए कुछ 1 लाइन क्वेश्चंस जो हमने या तो कुछ छोड़ दिए हैं या फिर कुछ हमारे को नए फैक्ट मिल रहे हैं समय समय पर, उनका एक ऐसा कंटेंट, ऐसा मिश्रण, ऐसा डाइजेस्ट करके भी मैं भेजूंगा। लेकिन भेजूंगा उन्हीं विद्यार्थियों को जो मनोयोगपूर्ण गंभीर तरीके से पढ़ रहे हैं और उनके मन में है सर हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोर, हम भी टू द पॉइंट, कम कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहते हैं। तो बिना कोई विलंब किए सीधे पहले पर्सन की बात करते हैं। NCERT कक्षा 12 अध्याय 3 और नियोजित विकास की राजनीति। अब देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अब अस्तित्व में नहीं है? कौन सी संस्था है जो अब अस्तित्व में नहीं है? योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग? अब देखिए प्यारे साथियों, नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, कौन सी संस्था वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है? आप लोगों को ये तो बताना ही बताना है कि कौन सी संस्था वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, साथ साथ में ये भी बताना कि वर्तमान में नहीं है तो उस संस्था की जगह किसने ले ली और वो संस्था कब से कब तक कार्यरत रही। प्यारे साथियों, ये तो जानते हैं ना आप लोग कि नए पत्ते आते हैं वृक्ष पर और पुराने झड़ते हैं। तो कोई भी संस्था खत्म हुई तो उस स्थान पर कोई इनोवेटिव पहल तो हुई है ना। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, योजना आयोग नामक संस्था वर्तमान समय में नहीं है। और योजना आयोग की बात करें, इसका गठन होता है प्यारे साथियों 1950। कब होता? 1950। और महीने की बात करें तो मार्च महीने में होता। फटाफट से कमेंट करके बताएं कि किस तारीख को हुआ था। इस योजना आयोग की वर्तमान में जगह ले ली प्यारे साथियों नीति आयोग ने। किसने ले ली? NIT नीति आयोग ने ले ली। और नीति आयोग का उद्भव या फिर गठन कब हुआ? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 1 जनवरी 2015 को। अब देखिए नीति आयोग का हम लोग पूरा का पूरा करते हैं संपूर्ण व्याख्यात्मक हल। नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम है। और नीति आयोग से तो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा ही बनेगा। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, इसके गठन की बात करें तो आप लोगों को पता है 1 जनवरी 2015 को। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक होते हैं प्यारे साथियों अध्यक्ष। कौन होते हैं? अध्यक्ष। एक होता है उपाध्यक्ष। कौन होता है? एक होता है उपाध्यक्ष। और कुछ होते हैं सदस्य। और प्यारे साथियों सदस्य होते हैं कुछ तो पूर्णकालिक और कुछ सदस्य होते हैं आपके अंशकालिक। कौन से होते हैं? अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष बनता है PM। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो प्यारे साथियों वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में आपके इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी। फटाफट से कमेंट करके बताना है कि इसके अध्यक्ष है जो प्रधानमंत्री बनता है 1 जनवरी 2015 को, इसका अध्यक्ष कौन बना था। उपाध्यक्ष की बात करें तो प्यारे साथियों प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया जी। वर्तमान में बात करें तो फटाफट से कमेंट करके बताना कि वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान है आपके सुमन के बेरी से पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों मोंटेग सिंह अहलूवालिया। इसका कार्य क्या है? तो ध्यान रखना नीति आयोग है जो थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। अब देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है आपके 1992 में। जबकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1993। अब आप लोगों को मन में आ रहा है सर ये इन आप कह रहे हैं कि इन संस्थाओं की स्थापना अब हुई है, तब हुई है, कब हुई है, लेकिन इसका संविधान में कहीं उल्लेख है क्या?
प्यारे साथियों ध्यान रखना, संविधान में इन संस्थाओं का उल्लेख नहीं है। अब आप लोगों को मन में आ रहा सर तो फिर क्या ये गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं? बिल्कुल गैर संवैधानिक संस्थाएं भी नहीं है। तो आपके मन में आ रहा तो सर क्या है, आप लोगों ने इतना बता तो दिया। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, यह एक मंत्रिमंडलीय या फिर कार्यकारी आदेश द्वारा गठित संस्थाएं हैं। अब आप लोग फटाफट से इसको फटाफट से छाप लीजिए। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, जो भी प्रतियोगी योद्धा जुड़े, आप लोगों को पहले क्या करना है, क्लास में जुड़ना है, उसके बाद में क्लास को देखना है, उसके बाद में क्लास को निरखना है, और फिर अच्छा लगे तो क्या करना, छापना है। और छाप नहीं सको तो दिए हुए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देना, आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी, लेकिन गंभीर विद्यार्थी को ही मिलेगी, हर किसी को नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 5 सालों के लिए योजना बनाई जाती, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक हर तरह के विकास के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो 1951 से लेकर के 56 तक। इस योजना को सफल बनाने में KN राज शामिल थे। बिल्कुल भाई साहब, KN राज शामिल थे। इस योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया। बिल्कुल इस योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया। इस योजना के अंतर्गत बांध एवं सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया। बिल्कुल इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया। इस योजना के योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय स्तर को ऊंचा करना था। बिल्कुल इसका राष्ट्रीय आय स्तर को ऊंचा करना था। तो कौन से कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। अब बात करें प्यारे साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना और इसका मूल मंत्र क्या था। इसका मूल मंत्र और इसका मूल मंत्र था प्यारे साथियों धीरज। क्या था? धीरज था। धीरज इसलिए था, प्रथम पंचवर्षीय योजना देश को आज़ादी के बाद में या फिर बात करें संविधान लागू होने के बाद में देश की अर्थव्यवस्था बहुत कम थी। हम लोग कह सकते हैं कि भारत है जो कृषि आधारित देश है, कृषि की स्थिति बहुत खराब थी। तो अब मान लीजिए कि सबसे पहले उद्योग पर ध्यान दिया जाए, तो उद्योग के लिए आपको पता है संसाधन भी चाहिए, टेक्निक भी चाहिए, वो तो थी नहीं। हालांकि वर्तमान समय में बात करें तो भारत के पास में खूब टेक्निक है, और मानसिक टेक्निक या फिर मानसिक बुद्धि भारत से कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। क्योंकि बाहर है, विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी देश खूब सारे पैसे देते हैं, खूब सारा क्या देते हैं? पैकेज देते हैं। तो इस समय कृषि पर ध्यान दिया गया और इसका मूल मंत्र था धीरज, कि धीरे धीरे क्या करना, कृषि अर्थव्यवस्था को ठीक करना। प्यारे साथियों बात करें प्रेरणा स्रोत, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रेरणा स्रोत की बात करें ना तो कौन थे? हेराल्ड डामोर। इसे हेराल्ड डामोर मॉडल भी कहा जाता है। इस योजना में योजनाकारों को बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय को ऊंचा करना था। तो ये आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से कब तक थी? 61 तक थी। इस योजना का मूल मंत्र था धीरज। नहीं, इस योजना का मूल मंत्र धीरज नहीं था। तो आपके मन में आ रहा सर इस योजना का मूल मंत्र क्या था? तो ध्यान रखना, इसका था आपके तीव्र गति से संरचनात्मक विकास। इसका मूल मंत्र था। धीरज तो आपके किसका था? फर्स्ट का। किसका था? फर्स्ट प्लानिंग का था। इस योजना में कृषि की अपेक्षा औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया। बिल्कुल कृषि की अपेक्षा जो किस पर? औद्योगिकरण पर ध्यान दिया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो केवल और केवल दूसरा कथन क्या है? सत्य है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसके प्रेरणा स्रोत कौन थे? प्रेरणा स्रोत, और प्रेरणा स्रोत की बात करें तो PC महालनोबिस। PC महालनोबिस कौन थे? इनके प्रेरणा स्रोत थे। बात करें प्यारे साथियों PC महालनोबिस की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात क्या थे? अर्थशास्त्री। क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री कौन थे? PC महालनोबिस। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। किसकी स्थापना की? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की थी आपके स्थापना, और इसके थे प्रथम क्या? अध्यक्ष। कौन थे? PC महालनोबिस। ये कहाँ पर की गई? तो ध्यान रखना की थी आपके कलकत्ता में। फटाफट से कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके B। अगला प्रश्न देखिए, 1966 की चौथी पंचवर्षीय योजना को सरकार ने विराम देने का फैसला लिया। 1966 और 1966 में आपके
चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होनी थी, लेकिन सरकार ने विराम देने का फैसला लिया। यानी कि विराम की बात करें तो सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना को रोका और 1966 की जगह कब शुरू किया, 1969 को शुरू किया। तो 66, 67 और 68 में क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना को क्या किया, इसने जनता का विरोध किया, नहीं सॉरी, इस कारण रोका कि जनता ने इसका विरोध किया। बिल्कुल चौथी पंचवर्षीय योजना का जनता ने विरोध नहीं किया था। तो आपके मन में आ रहा है सर क्यों रोका, भारत में गहन आर्थिक संकट था। क्या था, भारत में गहन आर्थिक संकट था। बात करें प्यारे साथियों 1965 और 1965 का वर्ष आप लोग भली बात ही जानते हैं, भारत पाकिस्तान का क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो भारत के ऊपर आर्थिक संकट इस प्रकार का था, इस प्रकार से था क्योंकि मुद्रा का हुआ क्या, अवमूल्यन, जबकि महंगी क्या बहुत चरम सीमा पर बढ़ गई थी। तो इस वजह से भारत बहुत आर्थिक संकट में था। भारत में बेरोजगारी आ गई थी, पैसों की हम लोग कह सकते हैं कमी हो गई थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पूंजी अपन कह सकते हैं मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, लोगों के हम ये तो नहीं कह सकते कि लोगों के भूखे मरने की स्थिति आ गई, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत संकट में, यानी कि बहुत खराब। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि 1966 के समय जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो भारत आर्थिक संकट में था। तो पंचवर्षीय योजना नहीं बना करके 1966, 1967 और 1968 में एक एक साल की योजनाएं बनी थी। उसके बाद में वापस से 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो 1966 में नहीं शुरू करने के पीछे मेन कारण यही था कि भारत जो गहन आर्थिक संकट में था। अगला प्रश्न देखिए, नियोजन के संदर्भ में पूरी दुनिया में सकारात्मक विचार थे, क्योंकि नियोजन की बात करें कि प्लानिंग के संबंध में पूरी दुनिया में सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग थी। उसके पीछे कारण प्यारे साथियों ये था कि यूरोप में महामंदी के पश्चात खुद ने खड़ा कर लिया था। यूरोप में भी महामंदी आई थी, लेकिन उन्होंने खड़ा कर लिया था नियोजन के माध्यम से। तो पूरी दुनिया में नियोजन के संबंध में क्या थे, सकारात्मक विचार थे। उसके बाद में देखिए, जापान और जर्मनी ने युद्ध के विध्वंस को झेलकर अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा कर लिया था। किसके माध्यम से, नियोजन के माध्यम से। सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक की कठिनाइयों के बाद भी शानदार प्रगति की थी। किसके माध्यम से, नियोजन के माध्यम से। तो उपयुक्त कथन सभी है जो आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। प्यारे साथियों, हर किसी के साथ में संकट आता है। आप लोग देख लीजिए, यूरोप के साथ में संकट आया, जापान और जर्मनी के साथ में संकट आया, सोवियत संघ के साथ में संकट आया। लेकिन अगर वो देश एक सुनियोजित तरीके से प्लानिंग के साथ में काम नहीं करते ना, तो आज उन देश का नामो निशान नहीं होता। लेकिन उन्होंने प्लानिंग के साथ में काम किया, एक प्लान बनाया, और आज आप लोग जानते हैं, जापान की बात हो, चाहे यूरोप की बात हो, चाहे सोवियत संघ की बात हो, चाहे जर्मनी की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इनका क्या है, दबदबा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग इस प्रकार से मेहनत करते हैं कि 2047 में भारत विश्व में एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा, और उस महाशक्ति में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। हो सकता है पिछली भर्ती में आपका नंबर नहीं आया, थोड़े से चंद कदम दूर रह गए, इस भर्ती में 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह क्या होगा, जलना होगा। केवल हम लोग कैसे ही पढ़े हैं, बैठे हैं, आराम से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में हैं, तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, एक प्लानिंग के साथ में निकलना होगा। तो ये देशों ने भी अगर अर्थव्यवस्था से संबंधित मार झेली है, तो अपने पास में तो खोने के लिए क्या है, पूरा संसार पाने के लिए पड़ा है। तो उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। सामने मंजिल खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। अगला प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन ये गच्चा दिलाने वाला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची किसे माना जाता है। अब आप लोगों के मन में सर आप राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी कक्षा 12 नियोजित विकास की राजनीति पढ़ा रहे हैं कि पर्यायवाची पढ़ा रहे हिंदी वाले। अरे प्यारे साथियों, पर्यायवाची नहीं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी कक्षा 12 नियोजित विकास की राजनीति ही पढ़ा रहा हूँ। समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची आधुनिकीकरण को माना जाता है, या फिर औद्योगिकरण को माना जाता है, या फिर पश्चिमीकरण को माना जाता है, या फिर उदारीकरण को माना जाता है। उदारीकरण की बात करें तो प्यारे साथियों, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है, जॉन लॉक को कहा जाता है। उदारवादी विचारधारा वाले लोग सोचते हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति के अंदर जितनी योग्यता होगी उतना कमा लेगा। हम लोग कह सकते हैं कि पूंजीवादी देश या फिर अमेरिका जैसे देश उदारवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं।
जबकि पश्चिमी देशों की बात करें तो आप कक्षा 12 के अंदर मैकडोनाल्ड जैसे पढ़ते हैं। अपन कहते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर आ रही धीरे धीरे भारत में। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न का मतलब क्या, पश्चिमी कल्चर का मतलब संस्कृति। जिस प्रकार से आप लोग अपना जींस से पहनते हैं या फिर नए नए नखरे करते हैं, ये किसका है, दोष है, पश्चिमीकरण का है। उद्योगीकरण की बात करें तो टेक्निक का बढ़ना है, आधुनिकीकरण की बात करें इन सब का मिश्रण होना। देखिए उदारीकरण, पश्चिमीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा तो समृद्धि ऑटोमेटिक आएगी, भौतिक प्रगति होगी, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि होगी, तभी तो औद्योगिकरण आएगा, और आधुनिकीकरण होगा यानी कि मॉडर्नाइजेशन होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ए हो जाएगा। वेरी अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, बॉम्बे प्लान, इसके ऊपर तो प्यारे साथियों हम 7 स्टार लगा लीजिए, और ये 12वीं बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और ये हर एक परीक्षा में आता है, हर एक परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है। याद आता बॉम्बे प्लान किससे संबंधित है, या फिर बॉम्बे प्लान कब आया था, बॉम्बे प्लान में क्या हुआ था। तो अच्छे से ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। बॉम्बे प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्योगपतियों के एक समूह ने इसका निर्माण किया। बिल्कुल भाई साहब, उद्योगपतियों के एक समूह ने इसका निर्माण किया, और कब किया था, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 1944 में किया था। देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए यह एक संयुक्त प्रस्ताव था, बिल्कुल एक संयुक्त और साझा प्रस्ताव था। इसकी मंशा थी कि सरकार औद्योगिक एवं अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए। बिल्कुल इसकी मंशा थी कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए। तो आपके उपयुक्त सभी कदम क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बॉम्बे प्लान प्यारे साथियों 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकत्रित हुआ और अपना प्रस्ताव रखा सरकार के सामने कि नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सरकार को औद्योगिक एवं अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्रों में बड़े कदम उठाने होंगे। और आप लोग भली बात जानते हैं कि हालांकि सीधे सीधे बात करें अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या फिर कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पे तो नहीं माना, लेकिन मैं बात करूं जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, तो हम लोग कह सकते हैं कि बॉम्बे प्लान भारत के भविष्य का क्या था, ब्लूप्रिंट, भारत के भविष्य, और हम लोग कह सकते हैं आर्थिक भविष्य। कौन सा भविष्य, आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या था, बॉम्बे प्लान था। और आप लोग भली बात जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत महाशक्ति बनने की ओर जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर महाशक्ति भारत बहुत जल्दी बन जाएगा। किस कारण बनेगा, एक नियोजित विकास, या फिर अपन कह सकते हैं नियोजित सटीक रणनीति से भारत आगे बढ़ रहा है। प्यारे साथियों, अगर आपको भी मंजिल तक जाना है, आपको भी सुनहरी सफलता प्राप्त करनी है, तो एक सटीक रणनीति आप लोगों को बनानी होगी। बिना सटीक रणनीति से हमेशा आप क्या होंगे, गुमराह होंगे, और आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। और मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूं कि आप कोई भी तैयारी करें ना, ब्लूप्रिंट के आधार पर करें। ब्लूप्रिंट के आधार पर आप तैयारी करेंगे ना, तो आप लक्ष्य पर आराम से पहुंच जाएंगे। उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो, लेकिन ताकत अपने को सटीक रणनीति से तैयारी करनी। अब प्यारे साथियों, पोस्टें कम हैं, याद नहीं होता है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं लगता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बहाने बनाएंगे तो आपको 1000 बहाने मिलेंगे। लेकिन प्लानिंग के साथ में आप तैयारी करेंगे ना, चाहे आपको आरएस बनना है, चाहे आईएएस बनना है, चाहे स्कूल विक्रेता बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, नेट जेआरएफ निकालनी है, या फिर क्लास 12 को टॉप करना है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप में वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं है, लेकिन आप लोगों को इस ताकत का इस्तेमाल करना होगा। दिमाग सभी का 1400 ग्राम का ही होता है। मेरे जैसे सामान्य बुद्धि लब्धि वाला विद्यार्थी अगर स्कूल विक्रेता बन जाता है, तो आप तो कुशाग्र बुद्धि को, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, दिमाग मेरे भी 1400 ग्राम का ही है, आपके भी 1400 ग्राम का ही है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के भी उतना ही था, महेंद्र सिंह धोनी के भी उतना ही, सचिन तेंदुलकर के भी उतना ही, और जो सड़क पर गांव में हमेशा घूमता रहता है गलियों में, उनका भी उतना ही है। लेकिन कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से अपने दिमाग को उपयोग में लेता है, वही सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी सिलेक्शन वाला या फिर आरएस आईएएस या फिर कलेक्टर या फिर कोई बड़ा आदमी है जो मंगल ग्रह से नहीं आता है, अपने आसपास के परिवेश में ही रहता है, लेकिन वो एक सटीक रणनीति से तैयारी करता है। सफल होने वाले एक स्मार्ट स्टडी रणनीति बना करके तैयारी करें। जैसे कि आप लोग तैयारी खूब पढ़ते हैं, यूट्यूब पर कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी सो जाते हैं, ठीक है। फ़ोन आप खूब चलाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप खूब काम करते हैं, लेकिन रील भी आप खूब बनाते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हैं। और पढ़ना पढ़ने से आएगा,
अगर आप शिद्दत से तैयारी करेंगे तो मंजिल आपको प्यारे साथियों जो अवश्य मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए, विकास के मॉडलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है जो कथन बताना है। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है, बिल्कुल निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और इसमें हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही बात है। भारत में पूंजीवादी तथा समाजवादी मॉडल के मिश्रण को अपनाया, यानी कि तीनों ही बातें सही है, उपयुक्त सभी सही है। प्यारे साथियों, पूंजीवादी मॉडल की बात करें या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पूंजीवादी विचारधारा वाला या उदारवादी विचारधारा वाला देश है। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है, आमतौर पर सामान्यतः ऐसे होता है कि योग्यतम की उत्तरजीविता, मनुष्य विवेकशील है, मनुष्य में जितनी बुद्धि होगी, जितनी योग्यता होगी और जो जितनी योग्यता का उपयोग करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में बात करें समाजवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को पूरा खत्म कर दिया जाता है। इसमें हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है, राज्य ही करता है, हर कोई काम करता है। इन राज्य अपन कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करता है। अब देखिए भारत की बात करें, आप इसके दोनों उदाहरण आप ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा देश है जहाँ पर केवल और केवल सरकारी बसें ही चलती है, एक सरकारी बसें ही चलती है, इसका तात्पर्य है कि सरकार का हर चीज़ पर या फिर उस बस पर सरकार का ही नियंत्रण है। एक ऐसा देश है जहाँ पर हर काम पूर्णतः निजी क्षेत्र में होता है, यानी बसें की बात करें तो निजी क्षेत्र की प्राइवेट मालिकों की ही बस है। अब आप लोग उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कि भारत में किस प्रकार की बसें है। आप लोग जानते हैं कि भारत में रोडवेज की बसें भी हैं, भारत में प्राइवेट की बसें भी है, तो यानी कि भारत पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण है। और भारत में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, केरल मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7 स्टार लगा लीजिए बोर्ड के विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस मॉडल में नियोजन का मतलब बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्थापित करना और उद्योगों का विकास करना नहीं था। देखिए यहाँ पर नहीं आ गया, सिली मिस्टेक में बच्चे गच्चा खा जाते हैं। इस मॉडल में नियोजन का मतलब बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्थापित करना और उद्योगों का विकास करना नहीं था, बिल्कुल नहीं था। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था, बिल्कुल जोर दिया गया था। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए दोनों ही कथन क्या है? दोनों ही कथन प्यारे साथियों क्या है? दोनों ही कथन है जो आपके सत्य है। अब प्यारे साथियों केरल मॉडल की बात करें कि केरल मॉडल क्या था, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, केरल की बात करें ना तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम है जो केरल में क्या है? बहुत कम है। लेकिन केरल की साक्षरता की बात करें तो केरल में साक्षरता कितनी है? साक्षरता प्यारे साथियों केरल के अंदर 100% है। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय केरल में कम है, लेकिन केरल में साक्षरता 100% है। केरल के व्यक्ति अच्छा खाना खाते हैं, केरल के व्यक्ति प्रकृति के साथ में खेलते हैं, कूदते हैं। अब इस कारण से आप लोग भली बात ही जानते हैं कि केरल के अंदर जीवन प्रत्याशा की बात करें, जीवन प्रत्याशा बहुत ज़्यादा है। भारत के अगर किसी राज्य की बात करें तो केरल में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा है। उसके बाद में बात करें केरल के अंदर शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तो क्या है? कम है। मातृ मृत्यु दर क्या है? तो कम है। उसके पीछे कारण क्या है कि स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर केरल मॉडल के तहत ध्यान दिया। अब केरल में बात करें तो ये केरल में 9 लोकतांत्रिक पहल भी हुई थी। क्या हुई थी? 9 लोकतांत्रिक पहल। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 9 लोकतांत्रिक पहल केरल में कब हुई थी? तो ध्यान रखना 1987 से लेकर के 1991 के दरमियान केरल में 9 लोकतांत्रिक पहल हुई थी। 9 लोकतांत्रिक पहल की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि केरल में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या फिर हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण नीचे से ऊपर की ओर हुआ। आमतौर पर क्या है? नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां जो ऊपर से नीचे की ओर बनी जाती है, लेकिन केरल में 1987 से लेकर के 1991 9 लोकतांत्रिक पहल के तहत वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, एनजीओज के द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की, जिससे कि अच्छा खान पान, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, उसे क्या कहा जाता? 9 लोकतांत्रिक पहल कहा जाता। तो केरल मॉडल वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? असत्य कथन को आप लोगों को बताना है। इससे धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, बिल्कुल सही बात है।
इस क्रांति से खेती और पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ इजाफा हुआ बिल्कुल। इससे गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर कम हुआ। देखिए, गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर कम प्यारे साथियों नहीं हुआ। इसके कारण कृषि में मझोले दर्जे के किसान यानी मध्यम श्रेणी की भूस्वामी वाले किसानों का उभार हुआ। तो प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट करके बताएं कि कौन सा कथन है जो असत्य है, केवल और केवल तीसरा कथन असत्य है। प्यारे साथियों, हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। कौन थे? MS स्वामीनाथन। फटाफट से कमेंट करके बताएं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट से कमेंट करके बताना। हरित क्रांति के द्वारा खेती और पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ। और किस्म की बात करें तो ध्यान रखना, या फिर फसल की बात करें तो सर्वाधिक इजाफा किस में हुआ था? गेहूं में हुआ था। अब इसे गरीब किसान और भूस्वामी शुरुआत के अंदर प्रारंभ में बात करें तो हरित क्रांति का मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि खाद्यान्न को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन प्यारे साथियों, खाद्यान्न को बढ़ावा किस प्रकार से मिलेगा कि जो क्षेत्र समृद्ध था वहां पर अगर पहले से कोई क्षेत्र समृद्ध है और वहां पर हम अत्याधुनिक टेक्निक लेकर आएंगे तो वो क्षेत्र ऑटोमेटिक समृद्ध होगा। ये सीधी बात है, ये लाजमी बात है। और एक ऐसा क्षेत्र या फिर ऐसी भूमि जो बंजर है, वहां पर बिल्कुल भी पैदावार नहीं होती है, उस क्षेत्र में उस भूमि पर कितने भी पैसे लगा दिए जाए, हम लोग कह सकते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था ऊपर नहीं आ सकती। तो जिनके पास में पैसे थे, जमींदार लोगों के पास में संपत्तियां थी या फिर कृषि के औजार थे, उनके पास में उन्नत बीज आए, उर्वरक आए, कीटनाशक आए और उसके बाद में नई नई टेक्निक्स आई, तो उनका क्या हुआ? और ज़्यादा उनके पास में पैसा आ गया। हम लोग कह सकते हैं वो और अधिक समृद्ध हो गए। तो अमीर और गरीब की जो खई आप लोग सोच रहे हैं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप कम हुई, वो आप गलत सोच रहे हैं। अमीर और गरीब की खई हम कह सकते हैं कि क्या हो गई? और चौड़ी हो गई। अब देखिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप हरित क्रांति के द्वारा एक तो उन्नत बीज दिए गए किसानों, क्या दिए गए? उन्नत बीज। साथ साथ में किसानों को दिए गए प्यारे साथियों उर्वरक। उसके बाद में बात करें तो किसानों को दिए गए क्या? कीटनाशक। और उसके बाद में बात करें तो मशीनी यंत्र। क्या दिए? मशीनी यंत्र। किससे संबंधित? सिंचाई से संबंधित, या फिर अपन कह सकते हैं सिंचाई के साधन। और इस हरित क्रांति से MSP मिनिमम सपोर्टिव प्राइस की शुरुआत भी की गई थी। कहाँ पर? भारत में। तो सही उत्तर प्यारे साथियों इसका क्या हो जाएगा? ये अमीर और गरीब के बीच की खाई कम नहीं हुई, यानी कि अंतर जो कम नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को हुई। एक कार्यकारी या फिर मंत्रिमंडलीय आदेश के द्वारा हुई। नीति आयोग का पूरा नाम मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये मैंने बता दिया। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, ये मैंने आपको बता दिया। इस वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बेरी से पहले कौन, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में बता दिया। सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। संविधान में इसका उल्लेख है या नहीं है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था प्यारे साथियों? गरीबी हटाओ। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय अवधि की बात करें तो 1974 से लेकर के 1978 इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि गरीबी हटाओ की जगह एक बात और हम बात करें तो इंदिरा हटाओ। इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था आप लोगों को बताना है। एक नारा बताना प्यारे साथियों आपको, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताना है। अब देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 और 1978 के बीच में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। और आप लोग जानते हैं प्यारे साथियों, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया था। गरीबी हटी कि नहीं हटी थी या फिर गरीबी बढ़ी थी, वो तो आप लोग भली भांति जानते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए जाना जाता है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के लिए, बिल्कुल, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए और खाद्य आपूर्ति के लिए। सीधा सा प्रश्न है और आपका है जो डी सही हो जाएगा। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व राष्ट्रीय आय तथा रोजगार बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है
औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है और खाद्यान्न आपूर्ति को बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन असत्य, आप लोगों को असत्य कथन बताना है। इसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, बिल्कुल इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें ऑपरेशन फ्लड, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में और किसके द्वारा हुई थी, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, वर्गीज कुरियन साहब के द्वारा। किसके द्वारा, वर्गीज कुरियन साहब के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई थी। और वर्गीज कुरियन साहब जिसे संस्थापक कहा जाता है अमूल डेयरी का, किसे, अमूल डेयरी, अमूल दूध पीता है इंडिया, आप लोग ये बात जानते हैं। ये एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, बिल्कुल ये एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। इसमें केवल डेयरी कार्यक्रम को शामिल किया था। नहीं भाई साहब, इसमें केवल और केवल डेयरी कार्यक्रम, यह देखिए केवल आ रहा है, तो इसमें केवल डेयरी कार्यक्रम को शामिल नहीं किया था। डेयरी के साथ साथ में डेयरी से संबंधित जैसे बात करें रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए, किसानों की स्थिति भी सुधरी, तो ये आप केवल और केवल डेयरी वाला मामला नहीं आएगा। वर्गीज कुरियन ने 1970 और अमूल डेयरी की बात करें तो अमूल डेयरी की प्रारंभ होती है आपके प्यारे साथियों आणंद, और आणंद कहाँ पर है, गुजरात में। एक तो ये आनंद है और एक वो आनंद है जो आपको सफलता मिलने के ऊपर आएगा। आपको तो आनंद आएगा ही आएगा सफलता मिलने के ऊपर, आपके माता पिता को बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। ये आनंद तो अमूल वाला है और वो आनंद जो आपको बहुत खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी, हम लोग कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आप लोगों को बताना है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के जरिए की, बिल्कुल आप लोगों को मैंने बता दिया, मार्च 1950 में हुई थी। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ था, बिल्कुल हुआ था। योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया था, बिल्कुल 2 हिस्सों में, एक तो गैर योजना व्यय और एक योजना व्यय। यानी कि एक तो फिक्स था कि भाई इन योजनाओं के ऊपर खर्चा करना है, और एक ऐसा व्यय था जो कि आप कह सकते हैं दिन प्रतिदिन की योजनाओं में खर्च किया जाता था। उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में चालू हुई थी। 1966 में नहीं हुई थी, हम लोगों ने पढ़ा कब हुई थी, तो 1966 की जगह हुई थी आपके 1969 में। अब आप लोग जानते हैं, अगर आप क्लास में कंटिन्यू रूप से बने हैं तो आप लोग जानते हैं 1966, 67 और 68, 1966, 1967 और 1968 में वार्षिक योजनाएं चली थी। क्या चली थी, वार्षिक योजनाएं। हालांकि चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1966 में इसका प्रारंभ करने का वर्ष था, लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं 1965 और 1965 में कौन सा युद्ध हुआ था, भारत और भारत के साथ हुआ था पाकिस्तान का युद्ध। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था एकदम से हम कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना शुरू करना क्या सही नहीं था, उचित नहीं था, क्योंकि प्यारे साथियों आप लोग बोले बात ये भी जानते हैं कि उस समय पंचवर्षीय योजना से जरूरी अपने को था युद्ध जीतना। अब आप लोगों के मन में आ रहा सर युद्ध तो 1965 में हुआ था, बिल्कुल 1965 में हुआ था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि पाक एक नापाक देश है, कभी भी हमला कर देता, ये प्रॉक्सी वार कर देता, तो अपने लिए सैन्य संसाधनों को जुटाना भी तो आवश्यक था ना। इसी वजह से आपको पता होगा 1974 के अंदर भारत ने परमाणु परीक्षण भी कर लिया 18 तारीख को 1974 में। ठीक है मेरे साथियों, तो आपका सही क्या हो जाएगा, है जो डी है जो हो जाएगा आपका असत्य। 1969 में फोर्थ प्लानिंग कमीशन आया था, अपन कह सकते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना थी। पीसी महालनोबिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात वैज्ञानिक तथा सांख्यविद थे, बिल्कुल थे। उसके बाद में इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, बिल्कुल भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। कहाँ पर है, तो कलकत्ता में। कब की थी, मैंने आप लोगों को प्रश्न पूछा, उसका उत्तर फटाफट से बताइए। इन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी, तीसरी की नहीं की थी, इन्होंने की थी सेकंड पंचवर्षीय योजना की। किसकी, सेकंड पंचवर्षीय योजना की। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएं कि सेकंड पंचवर्षीय योजना का ध्येय वाक्य क्या था। ये तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे, तो ये भी आपके सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 तो क्या हो जाएंगे सही, 1, 2 और 4, यानी कि सी है जो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा नहीं, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आप लोग भली भांति जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण,
जिसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आपके, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया था। बहुत हल्का सा प्रश्न है। नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार बॉम्बे प्लान से, बिल्कुल बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 में आया था। तो नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार बॉम्बे प्लान से भी ग्रहण किया था। सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से, सोवियत खेमे के देशों की बात करें तो आप लोग जानते हैं 15 गणराज्य थे। किसमें? गणराज्य किसमें थे? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में। इन देशों के अनुभव के आधार पर भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया था। उसके बाद में प्यारे साथियों, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, नहीं समाज के बारे में गांधीवादी विचार से इन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था को ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है। और उसके बाद में आपके किसान संगठनों की मांग से भी इन्होंने ऐसा कोई विचार ग्रहण नहीं किया था। तो प्यारे साथियों, आपके सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्यारे साथियों, तीसरा अध्याय नियोजित विकास की राजनीति कक्षा 12 एनसीईआरटी का भी पूरा हो चुका है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी नहीं लगी और आप चाहते हैं कि क्लास में कोई सुधार हो, तो हम लोग, हमारी पूरी टीम क्लास में सुधार करने के लिए भी तैयार है। लेकिन हम लोग आपके लिए 100% मेहनत करें और आपका सिलेक्शन चाहते हैं। इस भर्ती के अंदर जो जून 2025 के अंदर स्कूल योग्यता राजनीति विज्ञान का पेपर है, हम चाहते हैं कि आप सिलेक्शन ले लो और आपके हाथ के अंदर मोहर हो। प्यारे साथियों, 8वां वेतन आयोग, आप लोग भली भांति जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई। इसका बहुत जल्दी गठन हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद में ग्रेड फर्स्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी सैलरी वाला पद बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक करना नहीं करना आपके ऊपर है। आप प्रश्नों के कमेंट, इनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हो सकता है कि अभी आपके प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाए, लेकिन आगामी अपकमिंग एग्जाम में आपके प्रश्न सही होंगे। तो जय हिंद साथियों, जय संविधान।